हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपने रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि रे ऑप्टिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेसिकली हर चैप्टर के लिए दो टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रही है अब एग्जाम्पलर के अंदर। पहले टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ एक आंसर करेक्ट होता है, एक ऑप्शन 4 में से। दूसरे टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस मल्टीपल करेक्ट वाले टाइप के हैं, मतलब एक के अलावा मतलब दो ऑप्शंस, 3, 4 कितने भी ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस है, जरूरी नहीं एक ही करेक्ट हो। तो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में करे थे। आज की वीडियो में सेकंड वाले टाइप हम करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो। ये जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये बुक के अंदर किस हेडिंग के अंदर है, एमसीक्यू 2। एमसीक्यू 2 मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। नंबर्स इन्होंने कंटिन्यूशन में एमसीक्यू के साथ से ही डाल रखे हैं। क्या बोल रहा है, कंसिडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर कंटेन्ड इन अ प्लेन ट्रॉफ। प्लेन ट्रॉफ का मतलब क्या है कि पहले पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। व्हेन सीन फ्रॉम क्लोज टू द एज ऑफ द ट्रॉफ द ऑब्जेक्ट लुक्स डिस्टॉर्टेड बिकॉज। रीजंस बताने हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। प्लेन ट्रॉफ का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा पानी के अंदर, ठीक है। प्लेन ट्रॉफ मतलब प्लेन सरफेस है पानी की। आप यहाँ पर आप रखकर खड़े होकर, या आई हमने यहाँ पे रखी, यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, क्लोज टू द एज, मतलब ये वाला देख रहे हो, जैसे अगर आपकी आई इधर है तो ये वाला पॉइंट, ये वाला कोना इस ऑब्जेक्ट का आपके क्लोज है, ये वाला कोना इससे दूर है। इसको और कैसे देख सकते हो, जैसे हमने एपरेंट डेप्थ वाली एक डेरिवेशन पढ़ी थी जिसमें हम बोल रहे थे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है बट उसकी इमेज कहाँ बनती है, ऊपर बनती है। इसको हम बोल रहे थे रियल डेप्थ, इसको हम बोल रहे थे एपरेंट डेप्थ। और हमने एक फॉर्मूला भी डेराइव करा था कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 - 1/μ, अगर दूसरा मीडियम एयर है। अगर दूसरा मीडियम एयर है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर 1 ले लिया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आया था। मतलब हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स पास अपीयर होते हैं, मतलब एपरेंट डेप्थ हमेशा आप अगर देखोगे तो रियल डेप्थ से छोटी आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर मैं इमेज फॉर्मेशन कराऊं तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, मतलब या फिर लाइट जाएगी, अगर ये वाटर है, यहाँ पे एयर है, तो इसको ज्यादा एंगल पे रिफ्रैक्ट होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे गई, इसको ऐसे जाना था, ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हुई, तो आई को थोड़ा सा हम यहाँ से उठाकर इधर शिफ्ट करते हैं। अब अगर आप देखोगे, पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एपरेंट डेप्थ ऑफ द पॉइंट्स क्लोज टू द एज आर नियरर द सरफेस ऑफ द वाटर कंपेयर टू द पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एज। मतलब एपरेंट डेप्थ ऑफ द पॉइंट्स क्लोज टू द एज, क्लोज टू द एज मतलब जैसे अगर ये एज है तो जो एपरेंट डेप्थ इन पॉइंट्स की है क्लोज टू द सरफेस वो पास है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इसकी एपरेंट डेप्थ तो और छोटी होगी ना, यहाँ पर होगी। जो पॉइंट्स नीचे हैं उनकी एपरेंट डेप्थ कहीं उनसे छोटी होगी। तो ये वाला पॉइंट तो करेक्ट दिख रहा है कि एपरेंट डेप्थ ऑफ पॉइंट्स क्लोज टू द एज आर नियरर द सरफेस ऑफ वाटर कंपेयर टू द पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एज। मतलब एज से दूर जो पॉइंट्स है उनकी रिस्पेक्ट में जो एज के पास पॉइंट्स है उनकी एपरेंट डेप्थ नियरर दिख रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स और पास दिख रहे हैं। ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्या बोला है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द आई इज स्मॉलर देन द एक्चुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इन द एयर। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अगर आप इंसिडेंट एंगल देखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, यहाँ पर ये है। क्या बोला है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द आई। यहाँ पर देख रहे हो इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है, इतना। ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है एयर में, इतना। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल छोटा दिख रहा है, नीचे वाला एंगल बड़ा दिख रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल कर रही है। जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी तो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का जो एंगल होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल में एंगल ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सी पार्ट में क्या बोला है, सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम द एज मे नॉट बी विजिबल बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ये बात बिल्कुल हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाली रे के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा। अगर मैं और कोई कोने का पॉइंट लूं तो मेरा ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल थी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप इस एंड से दूसरे एंड पर आ रहे हो ऑब्जेक्ट के, जैसे जैसे आप इस एंड से इस एंड पर आ रहे हो ऑब्जेक्ट के, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसा जरूर हो सकता है कि इस पॉइंट तक आते आते मे भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो टीआईआर हो जाएगी, तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। वाटर इन अ ट्रो
एक्ट्स एज अ लेंस एंड मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट। अब ये चीज गलत है, क्यों? वाटर इन एंड थ्रो ये कभी भी लेंस जैसा एक्ट नहीं कर रहा है। ये किसके जैसा एक्ट कर रहा है? ये बेसिकली आप इसको समझो जैसे रिफ्रैक्टिव, जैसे आपका वो होता है ग्लास स्लैब होता है, वैसे टाइप का कुछ एक्ट ये करता है। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, बाकी ऑप्शन ए बी सी ऑल थ्री विल बी माई करेक्ट आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखो क्या बोल रहा है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास ABCD हैज अ रिफ्रैक्टिव, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.6। आपको बोला है पिन रखा है एक, ये जहां पे डॉट बना रखा है AB के मिड पॉइंट पे, तो आपसे बोला है अगर फेस AD से आप देखो तो पिन कहाँ नजर आना चाहिए। तो थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं। देखो यहाँ से इस पॉइंट से, ये पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट से हम कुछ रेज निकालते हैं। यहाँ पे आई ये रे और दो रे यहाँ पे बनाते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो रे को कहाँ जाना था? ऐसे। रे कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये रे ऐसे चली गई, ये रे ऐसे चली गई। इसको जब आप पीछे एक्सटेंड करोगे इन दोनों को, तो ये दोनों यहाँ मिल रही हैं। यानी कि पहली चीज, ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है? ए पॉइंट के क्लोज दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन तो सही होना चाहिए, अपीयर टू बी नियर ए। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? अपीयर टू बी नियर डी, नहीं, ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। अपीयर टू बी एट द सेंटर ऑफ एडी, नो, सेंटर पे तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्या बोला है? नॉट बी सीन एट ऑल। अब ये वाली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों? देखो अगेन सेम चीज जो ऊपर देखी हमने, जैसे ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ रखा है, जो पहली रे है, नंबर अगर मैं डालूं, ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, ये थर्ड रे है, तीसरी रे तक आते आते अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बढ़ता जा रहा है। तीसरी रे तक आते आते ऐसा हो सकता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। जैसे हमको 1.6 गिवन है, तो क्रिटिकल एंगल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? साइन सी या साइन IC इज इक्वल टू 1/1.6, मतलब 10/16, 5/8। साइन इनवर्स ऑफ 5/8 होगा मेरा क्रिटिकल एंगल। तो ऐसी जरूर पॉसिबिलिटी है कि ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। अगर वो पॉसिबिलिटी हो गई, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट, तो ये पिन की इमेज आपको दिखेगी ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। मल्टीपल करेक्ट वाले ऑप्शंस में हमको क्या लेके चलना है? हमें सारी पॉसिबिलिटीज कवर करके चलनी होती हैं। तो करेक्ट आंसर ए और डी दोनों होंगे। 14 में क्या बोला है? बिटवीन प्राइमरी, अब ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये एक येलो बॉक्स के अंदर मेंशन्ड है, तो आप इसको याद कर सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबोज के बीच में एक अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड करके एक चीज होती है। अलेक्जेंडर डार्क बैंड के अंदर लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, इसीलिए इसको डार्क बैंड बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अलेक्जेंडर डार्क बैंड ऑब्जर्व क्यों किया गया? क्योंकि इसके अंदर लाइट स्कैटर होती है। ठीक है, दो चीजें हैं कि क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि लाइट स्कैटर होती है इस रीजन में, और स्कैटर होने के बाद लाइट जो है इस रीजन में वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है। दूसरी चीज, प्राइमरी रेनबो नियरली 41 या 42 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है ऑब्जर्वर की आई पे। सेकेंडरी रेनबो आपका 51 से 54 डिग्री तक का एंगल सबटेंड करता है। तो जब स्कैटर्ड रे, जो स्कैटर्ड रेज हैं, स्कैटर्ड रेज विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट ऑफ द सन, स्कैटर्ड रेज अप्रोक्सीमेटली 42 से 50 डिग्रीज का एंगल इसलिए सबटेंड करती हैं आई पे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी विल बी माय करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड के बारे में। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड कैन बी ब्रॉट क्लोजर टू द आई। मैग्नीफाइंग ग्लास वाला याद करो जो हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है? सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन से केस में यूज करते हैं? कि अगर हम विद इन फोकस किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी एक एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बन जाती है। करेक्ट, यही थी हमारी सबसे पहली सिंपल माइक्रोस्कोप वाली डेरिवेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप इज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास अगर यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉट क्लोजर टू द आई देन द नॉर्मल पॉइंट। दिस रिजल्ट्स इन अ, देखो, लार्जर एंगल टू बी सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई एंड हेंस व्यूड इन ग्रेटर डिटेल। क्या ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आई पर ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है और इमेज जो है वो छोटा एंगल बनाएगी, मतलब इमेज जो है वो बड़ा एंगल बनाएगा। बड़ा एंगल बनाएगा मतलब, तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई, मान लो अगर वो बीटा है एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई वो अल्फा है, तो बीटा हमेशा अल्फा से बड़ा होगा, इसीलिए हमें मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से बड़ा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें लार्जर एंगल सबटेंड होगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ये चीज बिल्कुल सही है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ व्यू, ये कहना गलत होगा, फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज नहीं होती है, जरूरी नहीं है।
फोर्थ पॉइंट क्या बोला, इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन, इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन तो नहीं हो रहा है नियर पॉइंट पे, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, ए और बी। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16th क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, मतलब ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ गिवन है, FO गिवन है कितना, 20 मीटर। फिर आपको किसकी गिवन है, आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है, आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। एक चीज देखना, एक चालाकी क्या करी हुई है यहाँ पे, ये पहली फोकल लेंथ मीटर में है, दूसरी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो यूनिट कन्वर्ट करना याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.02 मीटर। ठीक है, क्या बोला है पहले ऑप्शन में, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ द ट्यूब कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब होती है FO प्लस FE, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब अगर आप निकालोगे तो 21.02 मीटर आनी चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। बी में क्या बोला है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, सिंपल टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप के केस में FO/FE से, FO कितना है 20, FE कितना है 0.02, तो कितना आया 1000। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन 1000 है, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। टेलीस्कोप का डायग्राम अगर याद करोगे, ऐसे दो लेंस थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, इस ऑब्जेक्ट की एक इन्वर्टेड इमेज यहाँ बन रही थी, इस इन्वर्टेड ये जो इमेज बनी, ये सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, और फिर इसकी वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज यहाँ पर बन रही थी, तो इमेज बट इन्वर्टेड थी अगर आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करो, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। लास्ट में क्या बोला है, an objective of a large aperture will increase the brightness and reduce chromatic aberration of the image। ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा अपर्चर का लेंस यूज करने से जरूरी नहीं है कि ब्राइटनेस बढ़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए A, B, C 3 ही सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस होंगे मेरे इस केस में। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। यहाँ पर हमने अपने रे ऑप्टिक्स के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। सिंगल करेक्ट टाइप ऑप्शन वाले हमने लास्ट वीडियो में करे थे, आज हमने मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले किए हैं। आई होप आप लोगों को एक अच्छा रिवीजन मिला होगा। इन केस यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।